सो आपका ज्ञान एकेडमी के इस सेकंड लेक्चर में बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम को कवर किया था, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम लाइक 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस एंड अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था। तो उसी की कंटिन्यूटी में हम किंगडम मोनेरा को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये लेक्चर है वो कंटिन्यूटी में है हमारे प्रीवियस लेक्चर का। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर किसी ने ये वाला लेक्चर फॉलो करना है तो उससे पहले आप भी एक बार पुराने वाले लेक्चर को विजिट करें क्योंकि उसके बाद आपको अच्छे से ये सारा टॉपिक है समझ में आएगा। सो ये जो टॉपिक है क्लास प्लस वन का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर है। तो यहाँ पे हम लेक्चर टू है जो कि किंगडम मोनेरा है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है जो बैक्टीरिया रहते हैं बहुत मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं विद इन आवर लिविंग सिस्टम। हमें कर्ड में लैक्टोबैसिलस मिलेगा, हमें डिकम्पोजिंग मटेरियल में भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेशन रिलेटेड बैक्टीरियाज मिलेंगे। सो ऐसे में मैं ये बोल सकता हूँ कि पेनल्टी फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। हम अगर एक बात थोड़ा जनरली डिस्कस करें तो आप देखेंगे ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल मिट्टी में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ऐसे में मैं बोल सकता हूँ हम आसपास अपने आसपास बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ घिरे हुए हैं, अबंडेंट हैं। सो अगर हम इनकी देखें तो ये डाइवर्स एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, कुछ बैक्टीरियाज़ हैं जो स्नोई लैंडस्केप में भी मिलते हैं और कुछ बैक्टीरियाज़ जो हैं वो बहुत डीप रीजन्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ अभी ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, तो साइंटिस्ट को ये कंसर्न भी है कि कोई वहाँ पे मेल्टिंग ग्लेशियर्स में कोई ऐसा बैक्टीरिया ना हो जो काफ़ी कोविड जैसी या किसी और सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज क्रिएट कर दे। तो क्योंकि बैक्टीरिया की जो रहने की टेंडेंसी है वो बड़ी बड़ी ब्रॉड है। सो हो सकता है अभी ग्लेशियर में कुछ अननोटिस्ड और नोबल बैक्टीरियाज अवेलेबल हों जो इवेंचुअली जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो हमारे वाटर बॉडीज के थ्रू लिविंग हमारे कांटेक्ट में आएंगे तो ऐसे में हमें कुछ डेंजरस डिजीजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे टेक होम मैसेज और कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं वो उनका जो रहने की टेंडेंसी वो डाइवर्स होती है। स्नो बेस्ड एरियाज और हॉट स्प्रिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट काइंड हम आगे आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो उससे पहले कि हम बैक्टीरिया को और अच्छे से समझें, बैक्टीरिया को हम ना क्लासिफाई करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो बेसिकली हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे आपने अमोक्सिसिलिन यूज़ किया होगा, सेफेलोस्पोरिन्स यूज़ किए होंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हमने यूज़ किए होंगे। जब हम एंटीबायोटिक की एफिकेसी को चेक करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि वो एंटीबायोटिक का कोकस टाइप बैक्टीरिया पे कितना इफेक्टिव है, बैसिलस टाइप बैक्टीरिया पे कितना इफेक्टिव है और डिफरेंट डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया को पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कितनी एफिशिएंटली किल करती है। तो ऐसे में ये जो क्लासिफिकेशन है उसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है भी। हमें आगे आगे ड्रग डिस्कवरी पे काम करना है, हमें आगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है। तो उसका जो एक बेसिक स्टेप है उसका बेसिक स्टेप ये है कि हमें सबसे पहले उनकी स्ट्रक्चरल फीचर को समझना पड़ेगा। तो उन स्ट्रक्चर फीचर की हम बात करें तो हमें जनरली 4 तरह की स्ट्रक्चरल फीचर्स देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे लिस्ट की हुई है। पहली है कोकस टाइप। कोकस कुछ नहीं है, एक स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे, अगर आपको बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप में दिखाई देते हैं, तो हम बोलेंगे ये बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी का है? कोकस टाइप ऑफ कैटेगरी का बैक्टीरिया है। सिमिलरली बैसिलस बैसिलस कुछ नहीं है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम बैसिलस बोल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइलाइट करूं, ये एक बैक्टीरिया आप देखोगे, ये रॉड शेप्ड है, इसकी जो शेप है रोड की तरह है, तो इसलिए इसको हमने बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया बोल दिया। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ।
सिमिलरली कोमा सेप्ट वेब्रियम टाइप ऑफ बैक्टीरियाज भी हमें देखने को मिलती हैं। ये वो बैक्टीरिया है जिनकी शेप ना कौमे की तरह होती है। जैसे मतलब कि कॉमा रहता है ना इंग्लिश का, इंग्लिश में या कहीं पे भी कॉमा हम यूज करते हैं, उस तरह की शेप में जो बैक्टीरिया हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं, तो उनको हमने विब्रियम की तरह उसको हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा विब्रो कोलेरा, ये यहाँ पे देखोगे कॉमा शेप्ड आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। तो उस वजह से इन तरह के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, विब्रो कोलाई और विब्रो कोलेरा और बेब्रियम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कौमे की तरह का जो रहता है। स्पिरिलियम, जो नेक्स्ट कैटेगरी है स्पाइरलियम और स्पाइरल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं। सो ये 4 कैटेगरी के बैक्टीरियाज हैं जो हम शेप उसकी स्ट्रक्चरल फीचर को लेके बेसिकली 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन-कौन से? कोकस, बैसिलस, बेब्रिलियम एंड स्पिरिलियम। तो इन चारों को आपको बड़े ध्यान से याद करना है। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी कौन कौन से स्ट्रक्चर के बैक्टीरियाज हैं, या इस तरह के इस टॉपिक को लेके घुमा फिरा के काफी सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से इसको समझ के रखना है। तो इन शेप स्ट्रक्चरल फीचर को बैक्टीरिया को हम आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में भी कवर करेंगे काफी डिटेल में। कोकस के भी आगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, बैसिलस के भी आगे डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज होती है, उनको हम आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। बट यहाँ पे आपको समझना इतना है कि मोटे मोटे शब्दों में बैक्टीरिया की स्ट्रक्चरल फीचर के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने बता दी, उसको आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद अगर हम बैक्टीरिया की बात करें ना, तो बैक्टीरिया ना देखने में बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर लगती है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर लगती है, बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये बड़े सारी चीजें करती है, इनमें इसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, या इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसकी बॉडी में हो रही होती है, जैसे बायोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। सो हम क्या बोलेंगे भी, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चरल फीचर है, देखने में सिंपल लग सकती है, बट इसका जो बिहेवियर है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे कॉम्प्लेक्स होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। भी ये बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो योगर्ट और कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है बायोडिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं मटेरियल को। और कुछ जो बैक्टीरियाज है वो हमें पैथोजेनिक बीमारियां देते हैं, जैसे फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, मैनी अदर टाइप ऑफ डिजीजेस, वो हमें बैक्टीरिया से होती है। ये सारी चीजें हैं, ये बैक्टीरिया के बिहेवियर हैं। तो आप देख लो कितने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। बैक्टीरिया जो है वो योगर्ट बना रहा है, बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन में हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजिशन में हेल्प कर रहा है, बैक्टीरिया जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे में उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। हालांकि हमें एक सिंपल देखने को मिलेगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हुए भी ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करता है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। सो ऐसे में मैं इसको बोलूंगा भी, जो बैक्टीरिया है देखने में शायद सिंपल लगे आपको, बट इन द मीन टाइम इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो काफी, और मेटाबॉलिक फंक्शन है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। सो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब ये है कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो सिमिलरली कुछ बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल वगैरह मिलता है, तो वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। इन द मीन टाइम कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल की ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन के बेसिस के ऊपर भी अपना एटीपी और फूड बनाते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो ये बैक्टीरिया है इनको ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस या अपना फूड है जो वो खुद बना लेते हैं, बेस्ड बाय कैप्चरिंग द एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, or by capturing the energy from the chemical reaction from some chemicals like sulfur or some others. ठीक है। सो ऑटोट्रोपिक। एंड दो सेकंड कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है हेट्रोट्रोप्स हैं। हमें हेट्रोट्रोप को काफी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है हमारे डे टू डे लाइफ में काफी इनकाउंटर होती है। जैसे
हमें डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन की बात करनी है, डिकेइंग की बात करनी है, बायोडिग्रेडेशन की बात करनी है, वहाँ पे हमें हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया यूज में आते हैं। हम अगर पैरासाइट की बात करते हैं, जो हमें डिजीज वगैरह कॉज कर सकते हैं, वहाँ पे भी हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात आती है, क्योंकि हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया को फूड चाहिए। वो किसी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट करने के बाद उस ह्यूमन बीइंग से वो फूड कैप्चर करेंगे, तो बदले में उनको उस ह्यूमन बीइंग को डिजीज हो जाएगी, कोई ना कोई बीमारी फेस करनी पड़ेगी, कोई ना कोई डिजीज्ड कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। सो ऐसे में जब एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपनी डेली लाइफ में हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के साथ ज्यादा डील करते हैं, तो ऐसे में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे, बट एट द सेम टाइम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया आर आल्सो इम्पोर्टेंट, उसको भी हमें बड़े ध्यान से समझना है। सो यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया हैं, एक ऑटोट्रोपिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और सेकंड कैटेगरी है हेटेरोट्रोप जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, या तो वो पैरासाइट की तरह काम करेंगे, या जो मटेरियल डीके हो रहा होगा वहां से एनर्जी अपनी, वहां से फूड की जरूरतें अपनी पूरी करेंगे। सो जो बैक्टीरिया रहता है ना, बैक्टीरिया की एक इम्पोर्टेंट खासियत, जो इम्पोर्टेंट फीचर उसका ये है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस होता नहीं है। प्रो मीन्स पहले, क्रायोटिक मीन्स न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो न्यूक्लियस से पहले के हैं। वो तब के ऑर्गेनिजम्स हैं जब न्यूक्लियस आया ही नहीं था, तो न्यूक्लियस जो है डेवलप ही नहीं हुआ था। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे, बाकी सेल वॉल अदर स्टफ है जो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मैं इन सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या है, डीएनए है। आप ध्यान से देखोगे, ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है डीएनए है। सो ये डीएनए कहाँ पे पड़ा हुआ है, डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। जो ब्लू कलर का पेरीफेरी रीजन आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई इसके अराउंड कोई सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे करके कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। सिर्फ क्या है, एक न्यूक्लियस डीएनए है, डीएनए सिर्फ साइटोप्लाज्म में एज सच पड़ा हुआ है। सो ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, विदाउट न्यूक्लियस ऑर्गेनिजम्स है। बाकी इसमें सेल वॉल्स रहती है, राइबोसोम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मेट एंड अदर पार्ट्स रहते हैं, वो जिनको हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में कवर करेंगे। फ्लैजेला टाइप ऑर्गन्स भी इनमें होते हैं, जो इनको बैक्टीरियाज वगैरह को मूवमेंट के लिए इधर उधर हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज जो एब्सेंट है वो है न्यूक्लियस। जो ह्यूमन बींग्स हैं, मैमलियंस हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जो सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा। यही एक प्रॉपर्टी है किंगडम मोनेरा की, जिसमें डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट होता है, उसमें कोई न्यूक्लियस कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये एक आपको ध्यान रखना है, इट्स अ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड इट। सो न्यूक्लियस ना होना कैसे फायदेमंद है, क्योंकि हमें पता है जो बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए ह्यूमन बीइंग के डीएनए से अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं है। इस डिफरेंस का यूज करके हम आगे बैक्टीरिया को किल करने वाली चीजें बना सकते हैं, जिनको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीज डेवलप करनी है, ऐसी चीज बनानी है जो ह्यूमन बींग्स को किल ना करे, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करे, उसी को तो हम एंटीबायोटिक बोलेंगे ना। अगर हमने कोई ऐसी टैबलेट बना दी जो ह्यूमन बींग को भी किल कर रही है, और साथ के साथ बैक्टीरिया को भी डेड कर रही है और किल कर रही है, उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर हम उस तरह की कोई मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे तो ह्यूमन बींग्स को भी लॉस होगा। तो ऐसे में हमें ऐसी मेडिसिन और ऐसी दवाई बनानी होती है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही टारगेट करे, ह्यूमन बींग्स को कुछ भी ना कहे, ह्यूमन बींग्स के लिए वो आ, खतरनाक ना हो, लीथल ना हो, वो ह्यूमन बींग्स को साइड इफेक्ट ना दे। ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें वो चीज ढूंढनी होती है जो बैक्टीरिया में हो, ह्यूमन बींग्स में ना हो। हमें डिफरेंस ढूंढना है। वो डिफरेंस हमें क्या मिला, भी जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो अलग है, उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं।
इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो ह्यूमन के डीएनए से अलग है। तो ऐसे में उस डीएनए का यूज करके हम एंटीबायोटिक डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हैं। सो एक एडवांस लेवल की चीजें जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। विदाउट न्यूक्लियस के ऑर्गेनिजम्स है किंगडम मोनेरा। सो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया, द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनेरा, it has nucleus, it do not have nucleus, it may or may not have nucleus, none of the above. तो आप क्या बोलेंगे? It do not have any nucleus. Okay, so let's go to the next slide. So kingdom monera जो है ना, इसको हम आगे डिफरेंट डिफरेंट क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट क्लास में कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? इसमें जो रहते हैं यू बैक्टीरिया रहते हैं, लेट मी हाईलाइट इट, यू बैक्टीरिया, जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। और सेकंड कैटेगरी के जो बैक्टीरिया, आर्क्यू बैक्टीरिया, ये जो सेकंड कैटेगरी के बैक्टीरिया है। तो हमने मोनेरा को दो क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली क्लास है यू बैक्टीरिया, सेकंड क्लास है आर्क्यू बैक्टीरिया। सो अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें, जो ट्रू बैक्टीरिया भी हैं, इनको आगे हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। सो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, जिसको फूड के लिए दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिशिंग और डिकेइंग मटेरियल से फूड ले रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया जो पैरासाइट फॉर्म में फूड ले रहे हैं, और ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। उसमें दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी है फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से फूड बनाना। जैसे उसमें क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से वो फोटोसिंथेटिक और सिमिलर एक्टिविटी के थ्रू अपना फूड बना लेते हैं। सो नेक्स्ट है कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया वो होती है जो केमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस में, उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी बेसिस पे वो अपना फूड क्रिएट करते हैं, बेसिकली एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया जो रहती है सल्फर बेस्ड कंपाउंड को यूज करके एज ए केमिकल सोर्स अपना फूड वगैरह बनाते हैं। सो आर्क्योबैक्टीरिया की बात करें तो उसमें हेलोफाइल्स रहते हैं। हेलोफाइल्स जो है वो वाले बैक्टीरिया हैं जो सॉल्टी कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, फाइल्स मतलब लविंग। हम बोल दें कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो सॉल्ट वाले कंडीशंस में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो वहां पे मिलते हैं जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेलोफाइल्स। सेकंड है थर्मो एसिडोफाइल्स। जो इस तरह के बैक्टीरियाज हैं वो बैक्टीरिया हैं जो हॉट स्प्रिंग में, हॉट कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस वो बैक्टीरियाज होते हैं जो एनिमल्स के गट में, जीआईटी ट्रैक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मिलते हैं। सो वो क्या करते हैं, एनिमल्स के जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूज करके मीथेन जनरेट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिथेनोजेंस। सो वो क्या करेंगे, वो एनिमल्स के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, फूड पाइप में प्रेजेंट होंगे। जब फूड डाइजेस्ट हो रहा होगा तो डाइजेस्टेड फूड में से डाइजेस्टेड फूड में को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मीथेन में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज और मिथेनोजेंस। सो ये कैटेगरी है, ये आपको बड़ा ध्यान से रखनी है। भी जो किंगडम मोनेरा है, जो बैक्टीरिया है, उनकी डिफरेंट टू कैटेगरीज हैं। एक ट्रू बैक्टीरिया है, दूसरा आर्क्यू बैक्टीरिया है। ट्रू बैक्टीरिया में हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक आते हैं। सो जिसमें आर्क्यू बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आती है। इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन आपको थोड़े ध्यान से समझ लेती है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। अगर आर्क्योबैक्टीरिया की बात करें तो
जैसा कि हमने पुराने लेक्चर में, पुरानी स्लाइड में, पिछले वाली स्लाइड में भी देखा है, जो आर्कियोबैक्टीरियास हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका जो लिविंग एनवायरनमेंट होता है थोड़ा चैलेंजिंग होता है। कैसे चैलेंजिंग होता है? या तो वो सलाइन एनवायरनमेंट में रहेंगे, उस जगह पे रहेंगे जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि हेलोफाइल्स। या फिर वो क्या करेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे, जहाँ हॉट टेम्परेचर हो, बॉइलिंग वाटर हो, हॉट स्प्रिंग टाइप ऑफ कंडीशन में आप रहेंगे, जिनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। और तीसरे कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो एनिमल्स के गट्स में और क्या बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मिलते हैं, जो मीथेन प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करते हैं। तो आप देखोगे कि इनकी जो लिविंग एनवायरनमेंट है वो काफी चैलेंजिंग है, एक्सट्रीम है। या तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पे उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इनकाउंटर करना है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, या फिर वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहना पड़ रहा है, या फिर वो हॉट स्प्रिंग जैसी कंडीशन में रहना पड़ रहा है। इस यही एक रीजन है कि जो उनकी जो स्ट्रक्चर है बड़ी यूनिक होती है, क्योंकि अगर आपको एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रुकना है, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आपको सरवाइव करना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो स्ट्रक्चरल फीचर है, आपकी जो बॉडी की टेंडेंसी है, जो आपकी आप सेल की टेंडेंसी है, वो ऐसी हो कि उस तरह के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को सस्टेन कर पाए, उस तरह के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रह पाए, सरवाइव कर पाए। सो ऐसे में जो ये बैक्टीरियल रहते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी यूनिक होती है, सो दैट दे कैन सरवाइव दी हरास कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, एक्सट्रीम हीट, और GIT ट्रैक ऑफ द एनिमल, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो सेल वॉल है वो यहाँ पे इनकी काफी यूनिक होगी। उसके बाद जो मिथेनोजेंस हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं जो गट्स में मिलते हैं एनिमल्स के। सो लाइक काओ, बिफेलो, इन एनिमल्स के जब गट्स में ही रहेंगे, ये क्या करते हैं, मीथेन जनरेट करते हैं बाय यूजिंग एनिमल डंग। सो ऐसे में जब डाइजेस्ट हो जाता है फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है एनिमल्स का, उसको यूज करके ये मीथेन जनरेट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मीथेनोजेंस। मीथेनो मींस मीथेन, जेंस मींस टू जनरेट। सो यहाँ पे ध्यान रखना ना, ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, इनका जो सेल की स्ट्रक्चर है काफी यूनिक है, और ये मीथेनोजन भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। सो इसको आपको बड़े ध्यान से इन चीजों को क्लियरली अपने कंसेप्ट में ऐड कर लेना है। नेक्स्ट आगे यू बैक्टीरिया, जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इन बैक्टीरिया की जो खासियत है ना, इनकी खासियत है रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। इनमें फ्लैजेलम भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है। जो फ्लैजेलम है वो उन बैक्टीरिया में देखने को मिलता है जिनको मोटाइल होना पड़ता है, मूवमेंट की जरूरत होती है। सो जैसा कि हमने पुराने वाली स्लाइड में, पीछे वाली स्लाइड में भी देखा, ये जो है ऑटोट्रोपिक होते हैं, जिनमें फोटोसिंथेटिक और कीमो सिंथेटिक रहते हैं, और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। हेट्रोट्रोपिक का मतलब, ऑटोट्रोपिक का मतलब अपना फूड खुद बना लेते हैं, हेट्रोट्रोपिक का मतलब ये है कि अपना फूड वो खुद नहीं बना पाते, कहीं ना कहीं से उनको फूड चाहिए, जैसे कि डिग्रेडिंग मटेरियल, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट लाइक सब्सटेंसेस, जो मटेरियल जो डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे ये अपना फूड को कंप्लीट करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट इनको हम हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। सो हम अगर ऑटोट्रोपिक की बात करें, तो ऑटोट्रोपिक में जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। ये वो वाले बैक्टीरिया हैं जिनमें क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लूंगा क्लोरोफिल ए, आपको इस चीज को याद रखना है। जो ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें क्लोरोफिल ए मिलता है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ओके, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो साइनोबैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप
भी बोल सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो बैक्टीरिया है। दी colonies आर जनरली सराउंडेड बाय gelatinous sheet। कॉलोनीज का मतलब है बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठे हो गए। जो ये साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जब इनकी कॉलोनीज बनती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं लाइक दिस, तो इसके सराउंड में क्या हो जाता है, एक जिलेटिनियस शीट फॉर्म हो जाती है। सो व्हाट इज दैट, द colonies of these bacteria are generally surrounded by the colonies of these bacteria are generally surrounded by gelatinous sheet। जो ये जिलेटिनियस शीट है, इसके आगे बहुत सारे फायदे हैं, ये प्रोटेक्शन और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हेल्प करता है। इसको हम आगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में, आई मीन सब्सिक्वेंट लेक्चर में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बट जो अपना करंट वाला लेक्चर है, उसका जो स्कोप है ना, वो स्कोप है टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। दैट्स व्हाई मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि जो साइनोबैक्टीरियाज हैं और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, उनकी जो कॉलोनीज हैं, उसके सराउंडिंग में क्या रहता है, उसके सराउंडिंग में एक जेलेटिनियस शीट रहती है। सो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर मैं आपको बैक्टीरिया का कोई सैंपल दे दूं, 3-4 बैक्टीरिया के सैंपल दे दूं, तो उसमें से अगर आपको पता करना हो भी कौन सा बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें जेलेटिनियस शीट बन रही है या नहीं कॉलोनी में। अगर जेलेटिनियस शीट बन रही है, तो आप बोल सकते हो कि क्योंकि इसके पास जेलेटिनियस शीट है, तो ऐसे में ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकता है। उसके हमें और फीचर भी देखने हैं, बट एक ही इंपॉर्टेंट फीचर है। Some of them fix atmospheric nitrogen in cell called heterocyst। सो ये भी आपको टर्म ना बड़ी ध्यान रख लेनी है, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट जो है वो साइनोबैक्ट आई मीन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कभी कभी हमें देखने को मिलता है। और इसका रिलेशन किसके साथ है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एक फैसिलिटी है। atom fix the atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst। MCQs के लिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमें बन सकता है। सो ये रहा अपना फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है। कॉलोनी में जेलेटिनस शीट होती हैं, और हेटेरोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करने की, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्स करने की एक फैसिलिटी है, जो कि इन कुछ इस कैटेगरी के बैक्टीरिया में कभी-कभी हमें देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर हम जनरली बात करें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स को फूड कहाँ से मिलता है, या तो हम राइस ले रहे होते हैं, या हम बॉइल्ड पोटैटोस वगैरह यूज करते हैं, या फिर हम व्हीट यूज करते हैं, या फिर हम वेजिटेबल्स यूज करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, प्लांट से मिली हैं हमें। ऐसा तो नहीं कि हम आयरन यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम सिल्वर यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लेड यूज कर रहे हैं। कभी भी हम मेटल यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं, फूड यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं। वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो फूड के लिए क्या यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, और आई मीन नाइट्रेट्स हो गया, और उसके बाद फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइज करने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, उन एनर्जी से एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। सो क्लियर हुआ। जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करने की। बट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन है, मेटल, नॉन मेटल जो भी हमें देखने को मिलते हैं, सल्फर, आयरन, फास्फोरस, दीज आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल। सो यहाँ पे आप याद रखना
भी सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं और वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, अमोनिया एंड प्रोड्यूस एटीपी। They help in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. हमें पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहती हैं जो मेटल बेस्ड कंपाउंड्स रहते हैं, उनकी रिसाइकलिंग में भी ये हेल्प करते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होता है और आपको पता है ऑक्सीडेशन एक फिनोमेना है जिससे हम एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जब हम किसी भी बायोगैस को, मीथेन को, जो लिक्विड और एलपीजी जो हमारे घर पे सिलेंडर रहता है, उसको जब हम आग लगाते हैं, जब उसको हम कंबस्ट करते हैं, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है? वहां पे रिएक्शन हो रही होती है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं, बट किसका कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल का। दैट्स सिंपल। ठीक है, आपको ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करें, ये हमारे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें क्यों इसको अच्छे से स्टडी करना है? इनको स्टडी अच्छे से इसलिए करना है कि हमारे डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो हमें इम्पैक्ट करते हैं वो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया ही होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, सबसे पहले तो ये मोस्ट अबंडेंट है नेचर में। हमें हियर एंड देयर हर जगह पे हमें हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अभी भी अगर मेरा हैंड है, इसके इसमें से सैंपल लेके अगर मैं माइक्रोस्कोप में चेक करूं, तो हैंड में भी हमें हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिले हियर एंड देयर से। इनका ये डिकम्पोजिशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि डिकेइंग मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट में होता है, जो मटेरियल डिके हो रहा होता है, या फिर जो मटेरियल है वो डिकम्पोज हो रहा होता है, तो डिकम्पोज करने के लिए कोई ना कोई बैक्टीरिया तो चाहिए ना, बायोडिग्रेडेशन के लिए कुछ तो चाहिए। वो सारे के सारे हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है। एनिमल्स की डेड बॉडी को डिकम्पोज करके खत्म करना, जो एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट है उनको डिकम्पोज करके खत्म करना, ये सारी चीजें हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया के पोर्टफोलियो में आती है। तो ऐसे में ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो हमारे लिए यूजफुल है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसे मैं देखूं, जो कर्ड है, मिल्क से जब हम कर्ड बनाते हैं, जो मिल्क है, मिल्क को यूज करके हम जो कर्ड बनाते हैं, उसमें भी क्या यूज होता है? उसमें भी हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का ही यूज होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्योंकि कर्ड जो है, कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्ड से ही आगे हम घी, बटर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो है कर्ड से मिलके ही बनती है। तो ऐसे में मिल्क प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जिसको बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके साथ-साथ हम बहुत सारे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, जैसे पेनिसिलिन हम यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ-साथ सेफेलोस्पोरिन्स हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स जो हम यूज़ करते हैं, वो मेडिसिन्स भी बैक्टीरिया के थ्रू बनाई जाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसको मैं एक डिफरेंट लेक्चर में कवर करूँगा क्योंकि इस चैप्टर के लिए स्कोप में नहीं है, वे बैक्टीरिया का यूज़ करके कैसे बनाती है। वहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जीन मैनिपुलेशंस यूज़ होंगे। बैक्टीरिया में अलग तरह के जीन को इंसर्ट करना, उससे हमें एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करना, वो सारे एक डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। बट यहाँ पे ये बात समझो कि जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में अबंडेंस में है। मैक्सिमम ऑफ द गैस जो हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन है। बट इस नाइट्रोजन को हमें फिक्स करना है सॉइल में हियर एंड देयर, ताकि उसका हम एक यूजफुल प्रोडक्ट ले पाए। अगर आपको डीएनए की स्ट्रक्चर पता है, अगर आपको प्रोटीन की स्ट्रक्चर पता है, हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में डीएनए है, हमारी बॉडी में प्रोटीन है, हमारी बॉडी में और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारी बॉडी में विटामिन्स हैं, हमारी बॉडी में मिनरल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं।
बट हमारी बॉडी में टू इम्पोर्टेंट फंक्शन है, टू इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा है प्रोटीन। हमारी जो बॉडी है प्रोटीन से मिलके बनी है। सो डीएनए किससे मिलके बनता है? डीएनए मिलके बनता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नाइट्रोजीनियस बेस, और प्रोटीन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अमीनो एसिड्स। आपको पता है अमीनो एसिड और डीएनए दोनों दोनों में कौन सी चीज प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन। ऐसे में जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना, ताकि हम वो अपनी बॉडी में लेके आए और उससे डीएनए और बाकी चीजें बनाएं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्योंकि एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को तो डायरेक्टली यूज ही नहीं कर पाएंगे ना, उसको कहीं ना कहीं पे हमें फूड साइकिल में लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे में नाइट्रोजन फिक्सेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया करते हैं। तो एट द सेम टाइम heterotrophic bacteria are also responsible for many diseases like cholera, typhoid, tetanus and many others. सो ऐसे में इन डिजीज, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वो डिजीज भी कॉज करते हैं, तो ऐसे में इन बैक्टीरिया को हमें समझना है, उनके अगेंस्ट मेडिसिन डेवलप करनी है। उसके लिए हमें इन बैक्टीरिया को स्टडी करना पड़ता है। सो ये सारे कुछ कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको हमें अच्छे से समझना है, स्टडी करना। उसके बाद अगर हम हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करें, तो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया में एक जो फिनोमिना रिप्रोडक्शन का फिनोमिना है, जब एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड होता है, या फिर हम बोल दो कि रिप्रोडक्शन अपने अपने बच्चों को पैदा करना, या बोल दो कि रिप्रोडक्शन करना, उसका जो मेन जो कैसे होता है, फिजन के थ्रू होता है। फिजन जो है, जैसे कि ये एक बड़ा एक बैक्टीरिया है, सिंगल बैक्टीरिया है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये बैक्टीरिया दो में स्प्लिट कर जाएगा। यहाँ से ऐसे, यहाँ से दो में स्प्लिट कर गया। स्प्लिट को हम क्या बोलेंगे? फिजन बोलेंगे। स्प्लिट करने के बाद कितने बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा? दो बैक्टीरिया में। ये दो बैक्टीरिया आगे फिर ग्रो करेंगे। ये दो बैक्टीरिया फिर आगे ग्रो करने के बाद में दो दो में स्प्लिट होके ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है, वो फिजन के थ्रू होती है। वो सेल है जो, वो एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। दो में डिवाइड होने के बाद दो इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया एग्जिस्टेंस में आते हैं। सो इसको बोलते हैं फिजन। ये तब होता है जब बैक्टीरिया को प्रॉपर फूड मिले, बैक्टीरिया को प्रॉपर टेम्परेचर मिले, बैक्टीरिया की लिविंग कंडीशंस अच्छी हों। बट कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई, स्नो में कहीं चला गया, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया किस फॉर्म में अपने आप को सरवाइव करते हैं? स्पोर की फॉर्म में सरवाइव करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है वो फिजन के थ्रू होता है। एक सेल डिवाइड होता है, उससे दो सेल बनते हैं। दो सेल आगे डिवाइड होते हैं, उससे चार सेल बनते हैं। चार सेल आगे डिवाइड होते हैं, उससे आठ सेल बनते हैं, एंड सो ऑन। बट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट होता है? स्पोर्स में। स्पोर्स जो है डोरमेंट फॉर्म है। डोरमेंट फॉर्म मतलब वो एक स्पोर हो जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिले। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो स्पोर फिर से ग्रो करना शुरू कर देगा, एंड अल्टीमेटली इट बिकेम अ कंप्लीट बैक्टीरिया अगेन। सो ऐसे में इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है कभी कभी, जिसमें क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। दिस इज आल्सो पॉसिबल। सो जो ये जो सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा था, इसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सिंगल सेल है, डिवाइड हो गया, दो में कन्वर्ट हो गया। बट जब डीएनए का ट्रांसफर होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, वहां पे दो बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उस कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज करेंगे। तो ये चीज भी बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलती है।
सो ये जो फिगर है, ये फिगर में आप क्लियरली देखोगे एक बैक्टीरिया है वो यहाँ से डिवाइड होने की हो रहा है। कुछ टाइम के बाद ये डिवाइड हो जाएगा और 2 इंडिविजुअल बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ से आपको टेक होम मैसेज ये है इस स्लाइड से भी बैक्टीरिया में जो मेन रिप्रोडक्शन है वो बाय एसेक्सुअल मीन है, बाय फिजन है जहाँ पे एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में स्प्लिट हो जाता है और 2 बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं अल्टीमेटली। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया बिकेम स्पोर, that is called dormant state, or the state where the bacteria is not growing but just waiting for the favorable condition again. And third condition, sexual reproduction is also somewhat observed in bacteria when a DNA transfer from one bacteria to another. जो ये सारी चीजें हैं इसको हम डिटेल में सब्सिक्वेंट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हमें सिर्फ किंगडम मोनेरा को थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझना है। किंगडम मोनेरा में क्या है, उसमें क्या क्या चीजें रहती है। बट जब हम बैक्टीरिया को पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें बैक्टीरिया की बायोलॉजी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट कैटेगरी जो है माइकोप्लाज्म्स, जो ये है ना, ये बहुत पर टिपिकल काइंड ऑफ बैक्टीरिया बोलेंगे। ये भी एक कैटेगरी है जैसे ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक, उसी तरह से माइकोप्लाज्म। बट इसकी जो कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी की एक इम्पोर्टेंट पहलू और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया नीट के एग्जाम में कि माइकोप्लाज्म है, उसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, ओके। एंड एट द सेम टाइम दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। देखो, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, आप इस चीज को भूलना, यहाँ पे सेल शब्द आया है। जैसे हम वायरस की बात करते हैं, वायरस जब बात करते हैं तो वायरस जो है ना उसमें सेलुलर मैकेनिज्म होता नहीं है, वो विदाउट सेल रहता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बट अगर हम सेल वाली चीजों की बात करें जिसमें सेल एग्जिस्ट करता है, उसमें सबसे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्म है। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल, ये आपको ध्यान रखना है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आल्सो, क्योंकि इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वाइवल मैकेनिज्म मिलता है। बट ये आपको ध्यान में रखना है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आल्सो, ओके। and at the same time many of them are pathogenic to animals and plants। ये जो है ना माइकोप्लाज्म, ये डिजीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स में। कभी कभी रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज है, उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा रहता है। और ये क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ये ऑर्गन के उस पार्ट में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है या नहीं है। क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्म है, इनको ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, बिना ऑक्सीजन के भी ये सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसे में ये एक डिफरेंट और क्लास, डिफरेंट एंड इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया और मोनेरा है, बेसिकली इसको मोनेरा बोलूंगा, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, बट कभी कभी ये डेंजरस डिजीज भी कॉज करते हैं। सो इसके साथ ही थैंक यू, इसके साथ जो ये किंगडम मोनेरा है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम प्रोटेस्टा एंड डिफरेंट डिफरेंट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इन द मीन टाइम मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आज का जो लेक्चर था वो कंटिन्यूटी में था प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस चीज को भी, बेसिक बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उसी क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है किंगडम मोनेरा, उसको आज हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बिफोर गोइंग टू दिस लेक्चर आप पुराने वाले लेक्चर को भी स्टडी करो, उसको एक बार देखो। उसके बाद अगर आप इस लेक्चर पे आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कंटिन्यूटी में रहेगा। सो इन द मीन टाइम अगर आपको कोई सजेशन हो या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक या कोई पर्टिकुलर टॉपिक की जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और इन द मीन टाइम अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और इस लेक्चर में आपको कुछ अच्छे फीडबैक्स मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना।
और कमेंट भी करना और अगर आपको वर्थ इट लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को और अपने क्लासमेट्स को भी ये लेक्चर है जो शेयर करना। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि किंगडम प्रोटेस्टा रहेगा, तो उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इन द मीन टाइम थैंक यू सो मच।